नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण मौर्य आपका चैनल HSC इन्वायरमेंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है फायर सेफ्टी इन ICU एंड व्हाट शुड वी डू इफ़ फायर ऑकर इन ICU वार्ड। सो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फायर सेफ्टी इन ICU। फायर सेफ्टी इन ICU क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर कभी फायर ICU वार्ड में होता है तो वो सबसे चैलेंजिंग जॉब होता है कि जो वहाँ पे डॉक्टर है और पेशेंट है उनको सेफली वहाँ से कैसे निकाला जाए। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फायर सेफ्टी ICU एक ब्रॉडर डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक है जिसके थ्रू हम बहुत से क्वेश्चन है जिसका आंसर ढूंढ सकते हैं। लाइक व्हाट शुड आई डू इफ़ द हॉस्पिटल ऑक्सीजन सप्लाई फेल्स, और हाउ डू डिसआर्म द कलीग्स हु ब्रॉट अ गन वर्क। सो ये जो क्वेश्चन है नॉर्मली अपन निकाल सकते हैं वो ICU में कैसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये कंटेंट में मैंने इंक्लूड किया हुआ है फायर सेफ्टी इन ICU। व्हाट इज़ रेस? रेस होता क्या है? रिस्पॉन्स टू अ फायर इन द ICU। अगर ICU में फायर हो जाए तो हमें क्या करना है उसके लिए। इवैक्यूएशन, हमें कैसे सेफली सबको इवैक्यूएट करना है, जो पेशेंट है वहाँ पे नर्सेज है, डॉक्टर्स है और जो अदर स्टाफ है जहाँ वहाँ पे वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उन्हें कैसे सेफली बाहर निकाले, हमें आज इस पर बात करेंगे। रिवर्स ट्रायल्स क्या होता है उसमें हम बात करेंगे, और रिवर्स ट्रायल्स हमने यहाँ पे क्यों अप्लाई करा है उसमें भी बात करेंगे हम। और फायर कंटेनमेंट, फायर को हम कैसे रोक सकते हैं अगर ICU वार्ड में फायर हो गया तो उस पर बात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी एंड फिंगर पॉइंटिंग, व्हाट हैव वी लर्न, ये सब हमने इस कंटेंट्स में इंक्लूड किया है। तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं, फायर सेफ्टी इन ICU। अगर कभी भी फायर हो जाए ICU वार्ड में तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी वहाँ के डोर है, हमें जो भी डोर विंडो है उसको आके बंद करना देना चाहिए, और जो भी ऑक्सीजन का सप्लाई है उसे बंद कर देना, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन ही एक मेन सोर्स है जिसके थ्रू जो फायर है वो स्प्रेड होती है। अगर हम वो ऑक्सीजन जो आउटलेट है उसे बंद कर देंगे वहाँ से तो जो फायर है हम उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, जो भी हमने फायर पॉलिसीज़ बनाई है उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टाफ एजुकेशन एंड सिमुलेशन एक्सरसाइज, तो हम स्टाफ को कैसे एजुकेट करते हैं, जैसे महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जो भी स्टाफ है वहाँ पे उस ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाया जाता है, कैसे किसी पेशेंट को सेफली निकाला जाता है स्ट्रेचर पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इस टाइप का। तो ये सब उसके अंदर आते हैं स्टाफ एजुकेशन के अंदर। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ रेस। रेस होता क्या है? ये रेस एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम हॉस्पिटल में अगर फायर होकर होती है तो हम उसे कंट्रोल करते हैं, और ये स्पेसिफिक है ICU के लिए। और इसमें मेन डिफरेंस क्या है, रिवर्स ट्रायल्स जो मैंने अभी बताया, रिवर्स ट्रायल्स और रेस में वो हम आगे बात करेंगे। तो रेस क्या होता है, जैसे आप फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, रिमूव द स्टाफ एंड पेशेंट फ्रॉम इमीडिएट डेंजर। जहाँ पे भी फायर हुई है सबसे पहले वहाँ से जो भी स्टाफ है और पेशेंट है उसे वहाँ से बाहर निकालें। उसके बाद अलर्ट द स्विच बोर्ड एंड फायर डिपार्टमेंट। अब जो भी वहाँ पे मैनुअल कॉल पॉइंट लगा या जो भी स्विच बोर्ड लगे हुए जिसके थ्रू आप वो जो नियर फायर डिपार्टमेंट है उसको कॉल करते हैं उसको हम अलर्ट करते हैं। उसके बाद है कंटेन द सेफ फायर बाय क्लोजिंग डोर्स एंड विंडोज़। जो भी वहाँ पे डोर्स होने चाहिए फायर सेफ्टी इन ICU के अंदर, जो भी डोर्स होने चाहिए वो फायर रेजिस्टेंस होने चाहिए एटलीस्ट 1 to 2 आवर के। और उसके बाद फोर्थ वन है एक्सटिंग्विश द फायर इफ़ इट इज़ प्रैक्टिकल। अगर आप वहाँ पे फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं तो ही उसमें आपको जाना है, फायर को एक्सटिंग्विश करना है। अदरवाइज़ अगर फायर वो अनकंट्रोल लेवल पे हो गई है तो आप सबसे पहले वहाँ से बाहर निकल जाइए। और इसके ये पूरी प्रोसेस होने के बाद जो भी रिमेनिंग पेशेंट वगैरह है उनको वहाँ से निकाल देना है, और इसमें रिवर्स टाइल्स को अप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रिस्पॉन्स टू अ फायर इन द ICU। अगर ICU में फायर होता है तो हम उसमें कैसे रिस्पॉन्स करें, तो इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है
प्रोटेक्ट द पेशेंट इन इमीडिएट डेंजर। जो ही पेशेंट है, अगर मान लो फायर तुम्हारे आईसीयू वार्ड में हुआ है तो सबसे पहले जो पेशेंट है उसको वहाँ से निकाले। बी इवेक्यूएटिंग देम एज वेल एज योर स्टाफ, उनको सबसे पहले निकाले और जो भी स्टाफ है वहाँ पे इंक्लूड है, जैसे नर्सेस है, डॉक्टर्स है और जो भी अदर्स वहाँ पे मेंबर्स हैं, उन्हें सबसे पहले वहाँ से निकाले। उसके बाद है प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, बेसिकली अलाउ देम टू इवैक्यूएट बाय टेलिंग देम दैट योर आईसीयू इज़ ऑन फायर। और भी जो वहाँ पे जैसे कभी भी कोई हॉस्पिटल में होता है तो उनके परिवार वाले भी वहाँ पे जाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें ही बताइए कि अगर आपके आईसीयू में फायर हो गया है तो उन्हें बताइए कि यहाँ पे फायर हो गया है, तो आप सबको धीरे धीरे वहाँ से निकालें ताकि जो इससे पैनिक हो वो ना क्रिएट हो इस केस में। इसके बाद जो है वो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर बाय डिक्रीजिंग इट्स सबस्ट्रेट बीट ऑक्सीजन आर फ्यूल। अब जो हम फायर को कैसे वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ से हम ऑक्सीजन को हटा दें, फ्यूल को हटा दें, तो इसके थ्रू वो इजीली जो फायर है वहाँ से स्प्रेड हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है तो ही करें, अगर फायर अनकंट्रोल लेवल पे है तो इसको ट्राई करने की कोशिश ना करें। फिर उसके बाद है लिमिट द डैमेज टू प्रॉपर्टी इफ़ इट इज़ नॉट कम्प्लीटली स्टूपिड टू डू सो। मान लो जैसे अब वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे महंगे महंगे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू हम वो पेशेंट का इलाज करते हैं, तो अगर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि हम वो इस इक्विपमेंट को फायर से बचा सकते हैं तो ही हम उसको इक्विपमेंट को बचाने जाएंगे और फायर को एक्सटिंग्विश करने जाएंगे। अदरवाइज़ ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लाइफ को रिस्क में डालने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। सो द नेक्स्ट वन इज़ इवैक्यूएशन। अब इवैक्यूएशन वहाँ पे करना है तो उसमें कैसे इवैक्यूएशन को फॉलो करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो ऑर्डर्स फ्रॉम द फायर वार्डन। मतलब जिस वार्ड में फायर हुई है सबसे पहले वहाँ के जो पेशेंट डॉक्टर्स और नर्सेस है सबसे पहले उनको वहाँ से जो डेंजर है वहाँ से निकालें। इवैक्यूएट टू डेसिग्नेटेड असेंबली पॉइंट। अब जो भी पेशेंट है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है और अदर मेंबर्स जो वहाँ पे आए हुए हैं सबसे पहले उनको वहाँ पे जो नियरेस्ट असेंबली पॉइंट है वहाँ पे पहुँचाए, और जो इसमें इंक्लूड है ऑन द सेम फ्लोर अवे फ्रॉम द बर्निंग रूम। जो सेम फ्लोर है सबसे पहले उसको निकाले और जो बर्निंग रूम है उससे दूर उनको लेके जाए। डाउन द स्टेयर अवे फ्रॉम द बर्निंग फ्लोर। अब जो वो स्टेयर के थ्रू उनको नीचे उतारना है वही बर्निंग फ्लोर से दूर। तो ये सब चीज़ों को हमको फॉलो करना है इवैक्यूएशन के दौरान। अब चेक ऑल आईसीयू रूम्स एंड एरियाज अनलेस इट इज़ अनसेफ। अगर जो भी आईसीयू रूम है, जैसे मान लो हमने इवैक्यूएशन तो कर दिया लेकिन अब मान लो कोई पेशेंट रह गया या कोई नर्सेज वगैरह रह गई, तो उसके लिए हम चेक करते कि आईसीयू रूम में कोई रह तो नहीं गया, लेकिन तब चेक करेंगे जब ये सेफ़ हो, और अगर अनसेफ हो तो इसे हम नहीं कर सकते हैं। इवैक्यूएशन रिसेंबल इंटर हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र सेफली। जो भी वहाँ पे जैसे फर्स्ट ये इसमें फोर्थ वन दिया हुआ इवैक्यूएशन रिसेंबल इंटर हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट। जो भी लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी है वो कंटिन्यू रखना है ड्यूरिंग वो जब अपन उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो भी पेशेंट है उसको, तो जो भी मेन थेरेपी है जो लाइफ सस्टेनिंग है उसको कंटिन्यू रखना है, और इसेंशियल ट्रीटमेंट जो भी है जो आईसीयू में चल रहा था उसको कंटिन्यू रखना है जब तक कि हम वो जो पेशेंट है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या इवैक्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है इसमें ट्रांसफ़र सेफली। तो इसमें यूजुअली जो डेसिग्नेटेड इवैक्यूएशन एरियाज़ हैं, जैसे हमारा जो असेंबली पॉइंट हो गया और भी जो अदर जहाँ पे सेफ़ प्लेस जहाँ पे हम उनको रख सकते हैं, तो एक डेसिग्नेटेड जो पर्सन है उसके थ्रू ही और ट्रेंड पर्सन के थ्रू ही हमें उसे वहाँ से इवैक्यूएट कराना चाहिए, और उसे एक सेफ जगह पे जो भी वहाँ पे पेशेंट है, डॉक्टर्स हैं, उनको सबको लेके जाना चाहिए। फॉर दिस रीजन द आईसीयू टीम लीडर्स नीड टू बी लाइज विद इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट। अब जो यहाँ पे आईसीयू टीम है और आईसीयू टीम में एक लीडर होना चाहिए जो एक एमरजेंसी डिपार्टमेंट से हमेशा कांटेक्ट में रहे, ताकि अगर ऐसा कोई इमरजेंसी होता है तो हम उसे कंट्रोल कर सकें। तो ये है इवैक्यूएशन के अंदर आएगा। अब मैं बताने वाला था ट्रायल्स क्या होता है। ट्रायल्स ये एक प्रोसेस है जो मैंने पहले बता दिया कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो ट्रायल्स क्या होता है, जब भी कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है जिसमें नंबर्स ऑफ मतलब जो फैटेलिटीज़ है या इंजरी होती है, तो उसमें हम एक क्राइटेरिया होता है कि पहले हम किसको निकालेंगे,
उस क्राइटेरिया को जो हम वो प्रोसेस होती है वो किसी भी पेशेंट को या किसी पर्सन को वहाँ से निकालने की, उसे हम ट्रायल्स बोलते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ही पेशेंट ज़्यादा इमीडिएट डेंजर में रहता है सबसे पहले हम उससे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग होता है रिवर्स ट्रायल्स। फायर अगर होती है हॉस्पिटल में तो रिवर्स ट्रायल्स में क्या करते हैं, सबसे पहले हम वहाँ से विजिटर को निकालते हैं हॉस्पिटल में से अगर इवैक्यूएशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्टेबल पेशेंट जो है उसको निकालते हैं। फिर उसके बाद जो अनस्टेबल पेशेंट है लास्ट में उसको निकालते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, जो भी विजिटर फर्स्ट जैसे मैंने बताया, तो अगर हम उनको पहले निकालते तो जो पेशेंट को निकालने वाले हैं उसको हमें निकालने में आसानी होती है। तो इससे जो इवैक्यूएशन है वो क्विकली पॉसिबल हो पाता है। तो इसलिए हम इस रिवर्स ट्रायल्स को फॉलो करते हैं हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद है फायर कंटेनमेंट। हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले टर्न ऑफ द वॉल ऑक्सीजन सप्लाई। जहाँ से भी जैसे हम देखते हैं नॉर्मली जो भी हॉस्पिटल होते हैं उसमें ऑक्सीजन सप्लाई यूज़ करते हैं किसी पेशेंट के लिए। तो सबसे पहले जो भी उसके वो वॉल से ऑक्सीजन सप्लाई के उससे बंद करना ताकि जो फायर का स्प्रेड है उसको कम कर सके। क्लोज द डोर्स एंड विंडोज़। जो भी वहाँ पर डोर्स एंड विंडोज़ है उसे बंद कर दें ताकि जो फायर है वो बाहर कॉरिडोर में जहाँ पे इवैक्यूएशन हो रहा है वहाँ पे ना आ पाए या स्मोक वहाँ पे गैदर ना हो पाए। अब उसके बाद एक्सटिंग्विश द फायर। इसमें भी कंडीशन दिए फायर को अगर एक्सटिंग्विश करना है तो ओनली इफ़ इट इज़ डज शॉर्ट प्लेस योर सेल्फ एट रिस्क। अगर हमें एक्सटिंग्विश तभी करना है जब ये आपके खुद की जान को खतरा ना हो, तभी फायर को एक्सटिंग्विश करने जाए। और तब जाए जब आप ट्रेंड हो इस चीज़ में। अगर आप फायर को एक्सटिंग्विशिंग करने में ट्रेंड है तभी आप फायर को एक्सटिंग्विश करना जाएँ, वरना आपकी जान को ज़रूरत में डालने की कोशिश ना करें। फिर उसके बाद जो है ओनली, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ISFU। तो जो फर्स्ट होती है वो इंसिपिएंट होती है, सेकंड होती है स्मोल्डरिंग होती है, थर्ड होती है फुली डेवलप्ड, और वो जो लास्ट होती है अनकंट्रोल स्टेज में होती है। अगर ये जो फायर है फुली डेवलप्ड और अनकंट्रोल स्टेज में है तो कभी भी फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश ना करें। ये बेटर होगा कि वहाँ से आप निकल जाए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही बचता है, अगर मैनेजेबल साइज की है फायर तो ही उसे एक्सटिंग्विश करने जाए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है उसे एक्सटिंग्विश करने की। यूजिंग एप्रोप्रिएट एक्सटिंग्विशर, एग्जाम्पल CO2 इंस्टेड ऑफ फोम और वाटर इलेक्ट्रिकल फायर्स। तो जैसे जिस क्लास की फायर है उसी हिसाब से हमें वहाँ पे जो भी एक्सटिंग्विशर है वो अप्लाई करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी एंड फिंगर पॉइंटिंग। ये क्या होता है? ऑब्वियसली जब कोई फायर हो जाता है तो हमें एग्जामिन कराना पड़ता है कि जो भी फायर हुआ था वो क्यों हुआ था। तो इसके लिए हम ब्यूरोक्रेसी एंड फिंगर पॉइंटिंग का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि वो जो डैमेज हुआ था उसमें सबसे पहले हम लाइफ एंड प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हैं। तो कितना डैमेज हुआ वहाँ पे, उसमें इक्विपमेंट और लाइफ प्रॉपर्टी सब कुछ इंक्लूड करके उसका हम एक एग्जामिन करते हैं। फिर एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, पर्टिकुलरली पेशेंट और स्टाफ वेयर हार्म। अगर कोई पेशेंट वहाँ पे हार्म हुआ तो उसका हम पूरा एग्जामिन करते हैं। कॉन्टैक्ट विथ हॉस्पिटल एग्जीक्यूटिव यूनिट टू मैनेज द मीडिया रिस्पॉन्स एंड कंट्रोल द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन। अगर मान लो जैसे ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो इस टाइम पे पब्लिक के गैदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस टाइम पे मीडिया से कॉन्टैक्ट जब करना है तो वो भी एक जो हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव है उसके थ्रू करना है, ताकि वो जो वहाँ पे भीड़ है उसको मैनेज करा जा सके और जो इवैक्यूएशन है उसको ईजिली किया जा सके। दूसरा है एनालिसिस ऑफ कॉजेज़। वो फायर कैसे हुई वहाँ पे हॉस्पिटल में, उसका हम कॉजेज़ को फाइंड करते हैं। तो इसमें कैसे देखते हैं, लॉन्च ऑफ रूट कॉज एनालिसिस। हम वो रूट कॉज एनालिसिस को अप्लाई करते हैं वहाँ पे कि कैसे हुआ था फायर उस पर्टिकुलर जगह पे। फिर उसके बाद फायर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें इंजीनियरिंग पाथवे और फॉरेंसिक रिपोर्ट के थ्रू हम उससे पूरा फायर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग पार्टी टू क्रिएट प्रिवेंटिव पॉलिसीज़ एंड स्टीयर द फ्यूचर फायर सेफ्टी अप्रोच। फिर हम उसमें एक वर्किंग पार्टी को क्रिएट करते हैं ताकि ये एक प्रोग्राम क्रिएट कर सके और वहाँ के जो भी स्टाफ है, नर्सेज है, तो उनको सबको एक ट्रेनिंग के थ्रू अवेयर कर सके, ताकि अगर ऐसे फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उसको हम प्रिवेंटिव कर सके। फिर उसके बाद है प्रिवेंटिव पॉलिसीज़। उसके लिए हम प्रिवेंटिव पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं।
जिसके अंदर आता है मेक बेसिक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग मैंडेटरी फॉर स्टाफ। जितने भी स्टाफ है उनको जो बेसिक फायर की ट्रेनिंग है, जैसे एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाना है, अगर कोई मान लो पेशेंट फायर हो जाती है किसी के शर्ट या किसी बॉडी पार्ट पे, तो उससे हम कैसे इजीली वो एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है इस ट्रेनिंग के थ्रू। उसके बाद क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम एंड असेसमेंट ऑफ एडरेंस। अब जो नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट हैव वी लर्न, हमने इसमें क्या सीखा। जैसे बहुत से जो एक्सीडेंट हुए हैं, कई बार जयपुर में हुआ था एक्सीडेंट जिसके अंदर 19 लोग मर गए थे उस एक्सीडेंट में। तो उससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो भी अपन आईसीयू लगा रहे हैं, आईसीयू बना रहे हैं, उसको हम ग्राउंड फ्लोर पे बनाएं ताकि जो हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन है उसको हम इजीली कर सकें, क्योंकि वर्टिकल जब इवैक्यूएशन करते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें होती है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन में। और जो भी हॉस्पिटल है उसमें 3 एस्केप रूट्स प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि अगर एक एस्केप रूट कभी इमरजेंसी में ब्लॉक होता है तो हम दूसरे एस्केप रूट से सेपरेटली बाहर निकल सकें। फिर उसके बाद सेफ्टी एरियाज टू बी वेल अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, जैसे जो भी असेंबली पॉइंट है या जो भी सेफ्टी एरियाज़ है वो बिल्डिंग से थोड़े दूर होने चाहिए, ताकि अगर इन केस अगर कोई डेब्रिस वहाँ से गिरती है या बिल्डिंग कॉलेप्स होती है तो वो जो भी वहाँ पे पर्सन गैदर है उनके ऊपर ना आए, तो इसलिए उसे थोड़े दूर पे डिज़ाइन किया जाता है। ईच बेड मस्ट बी इक्विप्ड विथ फायर सीट, जो भी बेड है वहाँ पे आईसीयू में वो फायर सीट से इक्विप्ड होना चाहिए। ईच बेड स्केप शुड हैव एन इवैक्यूएशन बॉक्स कंटेनिंग इमरजेंसी ड्रग्स, फ्लूइड्स एंड इंट्यूबेशन इक्विपमेंट, जो भी बेड स्पेस है और जो भी बेड स्पेस है उसके अंदर इवैक्यूएशन बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर इमरजेंसी ड्रग्स होने चाहिए कि अगर जैसे हम उसने किसी पेशेंट को लेके चल रहे हैं तो उसको इमरजेंसी में ड्रग्स दे सके, फ्लूइड्स एंड इंट्यूबेशन इक्विपमेंट जिससे हम उसका कंटिन्यू इलाज कर सकते हैं ड्यूरिंग इवैक्यूएशन। ऑल स्टाफ टू बी ट्रेंड इन द मेजर इंसिडेंट प्लान विच फ्रिक्वेंटली नोबडी इज़ अवेयर ऑफ, जो भी वहाँ पे स्टाफ है उनको मेजर इंसिडेंट प्लान के वो पूरा उसकी जानकारी होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली जानकारी नहीं दी जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो इवैक्यूएशन है वो इजीली हो जाएगा और जो फैटेलिटीज़ के चांसेस है इन केस ऑफ इमरजेंसी वो नहीं होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका डाउट पूछ सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद